नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं टेस्ट सिविल्स के प्लेटफॉर्म पर। कल हमने भारत के संविधान की समझ के अंतर्गत प्रस्तावना को पढ़ा था, जो कि भारत के संविधान के दर्शन को बतलाता है। आज हम भारत के संविधान की विशेषताएं पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूं कि ये जो क्लासेस है, इसको इस रूप में लीजिए कि जो भी टिपिकल टॉपिक होते हैं, जो भी ऐसी चीज़ें होती है जो समझ में नहीं आती है इनिशियल रूप से स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर केवल और केवल आपको समझाने का काम किया जा रहा है। इस समझ का फायदा आप इस रूप में उठा सकते हैं कि आप किसी भी एक किताब जैसे एम लक्ष्मीकांत को बेसिक मानते हुए अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें। यहाँ की क्लास ले सबसे पहले, फिर एम लक्ष्मीकांत को पढ़ें, आप एनसीईआरटी को पढ़ें, फिर उससे खुद के नोट्स बनाएं। और जब आप एडवांस स्टूडेंट की फेज में आते हैं, तब आप सुभाष कश्यप से जो है उसके अंदर एड ऑन करें। जब तक आप अपनी समझ के आधार पर चीजें एड ऑन नहीं करेंगे, जब तक आप जो है केवल और केवल जो है दूसरों के नोट्स उठाकर और उसकी नकल मानने और रट्टा लगाने पर फोकस करेंगे, तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम किसका निकलता है? आप किसी भी सिलेक्टेड बंदे को उठा के पूछ लेना, उसने अपने नोट्स खुद अपने हाथ से बनाए होंगे। भले ही उसने 10-15 नोट्स, 4-5 नोट्स अलग अलग लेकर और उनसे एक समराइज करके नोट्स बनाए हो, वो एक अलग बात है। परंतु अभी जो आरपीएससी का नया पैटर्न जो चेंज हुआ है, वो मार्केट के अंदर मिलने वाले नोट्स और जितने भी पढ़ाने वाले टीचर है, उनसे आने की संभावनाएं कम से कम रहती है। ऐसा भी सुना जाता है कि जो आरपीएससी जो है वो जो फेमस नोट्स होते हैं उनको मंगा लेती है और फिर उसमें से पेपर ही नहीं देती है। तो मेरा मानना ऐसा है, जैसे अभी आरएस जो इंटरव्यू दिया है मैंने, उसके अंदर भी ऐसा अनुभव रहा है कि जब आप एग्जामिनर के सामने पूछा जाता है उनसे कि भैया आपने भारतीय संविधान में क्या पढ़ा है या आपने फला में क्या किताब पढ़ी है, तो जब तक आप ऑथेंटिक किताब का नाम नहीं बोलते हो, तो उनका मुंह बड़ा सा बना बना सा रहता है कि यार कि ये क्या क्या पढ़ के आ जाते हैं लोग, मतलब ऐसे पढ़ के कैसे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उनका तो ये विशेष रूप से ध्यान रहता है कि जब तक आप कड़ी मेहनत करके अच्छी किताबें पढ़कर एग्जाम क्रैक नहीं करते हो, तो आप वास्तव में वो आपको लायक भी नहीं समझते हैं कि ये केवल रट के आया है। तो सबसे पहली बात, समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। नोट्स बनाने के तरीके मैंने आपको बताई दिए कि स्पाइरल उठाओ, ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओ उसके अनुसार, जैसे यहाँ पर पढ़ लिया आपने, फिर उसके अनुसार उस चैप्टर को उठा के एम लक्ष्मीकांत में से पढ़ लो, एनसीईआरटी में से पढ़ लो, फिर अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। कुछ हमारी क्लास से डालो, कुछ कहीं और से मिले वहां से डालो, और एक अच्छी किताब जरूर पढ़े। इसी यात्रा के अंदर एक अच्छी किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने सुभाष कश्यप की किताब बताई है, ठीक है, और अर्नेस्ट बर्कर की भी जो किताब है वो भी काफी अच्छी है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट उसको भी पढ़ सकते हैं। और भी कई सारी अच्छी किताबें हैं, डीडी बसु है, तो उनको पढ़कर अपने नोट्स के अंदर उन किताबों में से निकले हुए रस, जो भी आपने समझा है कि यार नहीं यार ये एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है, यकीन मानिए एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने नोट्स में केवल और केवल वही चीजें लिखी है जो कि आपको बहुत कम याद रहती है, बहुत कम समझ में आई थी, और आपने लिख लिया। जब आप उसको वापस से रिवाइज करोगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, या तो आपकी पहले से जो चीजें आपको समझ में आ चुकी है, जो आपको याद होगी, उससे आएगा, तो वो तो वैसे ही कर लोगे आप। जब आपने खुद से अपने खुद नोट्स बनाए हैं, तो उस नोट्स में वो सारी चीजें होगी जो या तो आपको कम समझ में आई होगी या आपको याद नहीं रही होगी। तो एग्जाम से ठीक पहले जब ऐसी चीजें पढ़ के जाते हो, तो वहां पर एग्जामिनर जब आपको परीक्षित करता है, तब वो ये पाता है कि नहीं, इस बच्चे को सारा नॉलेज है। आपको सारा नॉलेज है, वो कैसे हुआ? क्योंकि आपने नोट्स में उन सारी तमाम सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया था, वो तमाम सारी समझ को जनरेट कर लिया था कि एग्जामिनर कुछ भी पूछे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको तो आना ही था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी नोट्स की जो है टू कॉपी करने या उसकी प्रिंट आउट लेकर उसको अंडरलाइन करके पढ़ने मात्र में विश्वास न रखे। या तो अपने नोट्स खुद बनाए, या कम से कम अच्छी किताबें जरूर पढ़े, क्योंकि अच्छी किताबें ही आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी। जब एग्जामिनर एक होलिस्टिक अप्रोच वाला, एनालिटिकल अप्रोच वाला, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वाला या इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच वाला कोई क्वेश्चन प्री या मेंस में कभी भी पूछेगा, तो आप निश्चित रूप से उसका आंसर कर पाएंगे। हमारी ये क्लास है, उसका पर्पस भी यही है कि आपको जो है संविधान की एक समझ देना। हम ये कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि भैया हमारी क्लास से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु हाँ, संविधान की एक अच्छी सी समझ जरूर हो जाएगी आपको इसको जानने के बाद में। और अगर आप इसके बाद में कोई ऑथेंटिकेट किताब पढ़ते हो, तो न तो वो किताब पढ़ने में आपको कोई बाधा सामने आएगी, और न ही आपका एग्जाम रुकेगा। इस बात की गारंटी जरूर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम भारत के संविधान की विशेषता, साइलेंट फीचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला साइलेंट फीचर है, यानी ये सबसे पहली जो विशेषता है, वो ये है कि भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा संविधान है। अच्छा, तो आप देखिए कि
भारत का संविधान को सबसे लंबा संविधान क्यों कहा गया है? वो लंबा संविधान इसलिए कहा गया है क्योंकि जब सबसे पहले संविधान लागू हुआ था तब इसमें 395 धाराएं थी। अब 395 धाराएं थी उसमें, और आप देखो कि 8 अनुसूचियां थी, और इसके अलावा 22 भाग थे, यानी कि 22 तो थे आपके भाग, 8 थी आपकी अनुसूचियां, और 395 क्या थे? अनुच्छेद। ठीक है। अब जब हम आज की बात करते हैं तो आज भी इसमें कई सारा इजाफा हुआ है। आपको पता लगेगा कि लगभग 450 के समथिंग हमारे इसमें आर्टिकल हो चुके हैं, 450 460 के समथिंग आर्टिकल हो चुके हैं। अनुसूचियां अगर आप देखेंगे तो इसमें 12 अनुसूचियां हो चुकी है, और भाग जो है आपके वो 25 भाग हो चुके हैं। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो किस तरीके से बढ़ी है, तो जैसे जैसे जो समय बढ़ा है, समस्याएं आई है, उसके अकॉर्डिंग जो है अनुसूचियां, धाराएं आपकी जो है भाग वो बढ़ाए गए हैं। जैसे कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। अब जमींदारों के पास में कई सारी जमीनें थी, और जो नवीन सरकार गठित हुई थी वो समाजवादी लक्ष्यों के लिए गठित हुई थी। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जमींदारों से भूमि लेकर किस प्रकार से गरीबों में बांटी जा सके। परंतु जैसे ही सरकार जो है इन जमींदारों से जमीन लेने जावे, तो वो जमींदार जो है सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, भैया ये हमारे संपत्ति के अधिकार का जो है उल्लंघन कर रहे हैं। तो जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए एक नई अनुसूची गठित की गई, जो कि 9वीं अनुसूची के रूप में हमारे सामने प्रथम संविधान संशोधन में आती है। उसके द्वारा एक जो अनुसूची है वो यहां पर जोड़ी गई 9वीं अनुसूची के रूप में। इसी प्रकार से आप देखोगे कि जो 10वीं अनुसूची है, जो भी दल बदल करते हैं विधायक और सांसद, उनको रोकथाम के लिए जो 10वीं अनुसूची है, जो कि आपकी एंटी डिफेक्ट जो दल बदल कानून है उससे संबंधित है, तो वो जो दूसरी अनुसूची है वो आपके 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ी गई थी। आप इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची जो है आपके जमींदारी उन्मूलन के लिए या ऐसे कानूनों को जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल के मामले पर जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो है, जब आप पंचायत राज पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, और अभी भी इसमें भी त्रिस्तरीय सरकार में हम पंचायत राज पढ़ेंगे, तो 11वीं अनुसूची पंचायत राज को लेकर, और 12वीं अनुसूची जो है आपके नगर जो नगर पालिकाएं जो है उसको लेकर जोड़ी गई थी। इस प्रकार से ये चारों अनुसूचियां समय आने पर जोड़ दी गई, इसीलिए अनुसूचियां 8 की जगह कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई। इसी प्रकार से कई सारे अनुच्छेद भी जोड़े गए। आप देखोगे कि कई सारे भाग भी जोड़े गए। भाग 22 से 25 कैसे हुए हैं? क्योंकि आप एक तो देखो कि आप पढ़ोगे बाद में कि एक 7वां जो भाग है उसको तो हटा दिया गया था, तो भाग तो फिर तो 21 ही रह गए। तो फिर ये 25 कैसे हुए? 25 ऐसे हुए कि जैसे कि एक तो आपने सुना होगा कि जो आपके 4 क यानी कि जो मूल कर्तव्य है वो 42 संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद में मूल कर्तव्य के रूप में 51 के जो आर्टिकल है वो जोड़े गए थे पहला। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखोगे कि अभी अपन ने बताया कि पंचायत राज जो है वो भी जोड़ा गया था। 9 में पंचायत राज जोड़ा गया था, और 9 के में जो है आपके वो नगर पालिका जो कानून है और उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो जोड़े गए थे। इसी प्रकार से आप देखोगे कि 14 के भी जो है वो प्रशासनिक अधिकरणों के मामले में जोड़ा गया था। ठीक है, क्योंकि 9 पहले से मौजूद था, 9 भी हटा था, तो अभी 9 को अपन नहीं गिनते हैं, या फिर जो है आप यहां पर एक और जोड़ लो कि जो 9th भाग था उसको भी क्या किया गया था? निरसित किया गया था। अब 9 के और 9th और 14 के जोड़ दिया गया था। इसके अलावा भी एक और सहकारिता जो है उसके मामले के लिए जो 9th ख भाग है वो भी जोड़ा गया था। तो ये इस प्रकार से, क्योंकि 22 में से 2 भाग निरसित कर दिए गए थे और ये 5 नए भाग जोड़ दिए गए थे, तो 22 में से 2 गए 20 और 5 नए जुड़े 25। इस प्रकार से ये 25 भाग जो है हमारे संविधान के अंदर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब सबसे पहले संविधान बना था, तो भाग थे 22, अभी 2025 में भाग है 25, जबकि अनुसूचियां थी 8 और अभी अनुसूचियां है 12। अनुच्छेद जो 395 थे, अभी जो है आप देखोगे कि 450 जो है के समथिंग है हमारे यहाँ पर अनुसूचियां। तो ये जो विशेषताएं हैं वो आपको नजर आएगी कि किस प्रकार से विशेषताएं भी समय दर समय मतलब है ना हमारे संविधान में जुड़ती गई। विशेष रूप से आप देखोगे कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, 44वां संविधान संशोधन के साथ में मिलाकर इसको पढ़ाया जाता है, तो किस प्रकार से इसने हमारी भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसको परिवर्तित किया है।
आपके जो है 7वां संविधान संशोधन है, आपके जो अभी 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, इसके अलावा भी जैसे 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी आया है। तो कई सारे संविधान संशोधन ऐसे थे जिन्होंने कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में कई सारे बदलाव भी किए हैं। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि ये भारतीय संविधान जो है वो लिखित है। लिखित देखो, विश्व में जो संविधान है वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो ब्रिटेन का संविधान जो अलिखित संविधान है, दूसरी तरफ जो अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। तो भारत का संविधान भी अमेरिका की भांति क्या है, लिखित है। ब्रिटेन में क्या होता है कि जैसे परंपराएं होती है कि नहीं होती है, उस तरीके से वहां पर संविधान जो है एक परंपरा, रूढ़ी, प्रथाओं का रूप ले चुका है। तो वहां पर लिखित संविधान नहीं है, वहां पर अलिखित संविधान है, मौखिक संविधान कह सकते हैं। जबकि जो आप अमेरिका है वहां पर लिखित संविधान लिखा गया है। हालांकि भारत का संविधान जो है वो काफी लंबा है। अच्छा, ये सादा इतना ज्यादा लंबा क्यों है? तो अगर इन कारणों का परीक्षण करना चाहे तो आपको पता ही है कि हमारा देश कितना बड़ा है, 32.9 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसकी जो है क्षेत्रफल है। यहाँ पर कई सारी जो है संस्कृतियां विद्यमान है, कई सारी जो है आप देखोगे कि धर्म विद्यमान है, कई प्रकार की जातियां है, कई प्रकार की नस्ल यहाँ पर जो है, कई प्रकार के जो विविधता युक्त देश है हमारा। तो ये एक कारण है कि ये जो हमारा देश जो है उसमें इतना लंबा संविधान क्यों है। तो एक इसका कारण है कि इसकी विविधता। दूसरा अगर हम कारण देखें तो इसमें न केवल मौलिक सिद्धांत है, आप देखोगे कि कि जैसे संसदात्मक शासन पद्धति होनी चाहिए या अफार होना चाहिए या किस प्रकार से डीपीएसपी होना चाहिए। न केवल मौलिक संस्था, मौलिक जो आपकी राजनीतिज्ञ या फिर मौलिक सैद्धांतिक ढांचा है, बल्कि प्रशासनिक ढांचा भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप देख लो तमाम सारी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सीएजी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, तमाम सारे जो उपकरण हैं उनके प्रावधान आपको संविधान के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तीसरी बात यह है कि भैया हमारे संविधान में रेड इंडियंस की तरह ऐसा नहीं है कि सभी वर्गों को सम्मिलित नहीं किया गया। जैसे कि अमेरिका का संविधान बहुत छोटा सा संविधान था, ठीक है, शुरू में काफी कम धाराएं थी। फिर भी आप देखोगे कि उसने जो है अमेरिका में जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती है या फिर विकसित देश पूरा का पूरा जितने भी है, वो सबके सब जो है वो किसी ना किसी को दबाकर ऊपर उठे हुए हैं। तो आप अमेरिका में के संविधान में रेड इंडियंस के लिए कोई प्रावधान नहीं पाएंगे। आप दूसरे जो देश है उनके भी संविधान में इस तरीके के प्रावधान नहीं पाएंगे। जबकि आप हमारे यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति है, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, जो ओबीसी है, या फिर और भी तमाम सारे एरिया है, उनके भी प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्पेशली आप भाग 16 के अंदर जाएंगे तो नागालैंड, सिक्किम, कर्नाटक, यहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्र है उनके बारे में भी आपको जो है प्रावधान देखने को मिलेंगे। तो हमारे भारतीय संविधान में जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया है उनके प्रावधान भी आपको देखने को मिलेंगे। हमारे भारत के जो संविधान है वो इतना लंबा इसलिए भी है कि इसने जो है तमाम सारी बातों को बहुत ही स्पष्ट रूप से संविधान में ही उल्लेखित करना उचित समझा है। तो ये तमाम सारे कारण रहे कि क्यों हमारा भारतीय संविधान इतना लंबा। एक और कारण ये भी रहा कि इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था उसी को पृष्ठभूमि मानकर जो है हमारा भारतीय संविधान बनाया गया था। इसीलिए आप ऐसा कहा भी जाता है कि 60% जो हमारा भारतीय संविधान है वो तो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी है। तो इसीलिए भी जो है हमारा भारतीय संविधान काफी ज्यादा लंबा है। एक और बात ये कही जाती है कि ये भैया काफी सारे वकील बैठे हुए थे यहाँ पर संविधान सभा में, इसीलिए भी जो है भारतीय संविधान जो है वो इतना विस्तृत है। तो ये तमाम सारी बातें कही जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि भैया भारत का संविधान जो है वो सबसे लंबा और लिखित है। कुछ और चीजें देख लेते हैं अगर इसके अंदर कुछ और चीजें मिलती है तो। मैंने जैसे कि आपको बताया कि भारत के संविधान की अनेक सारी जो लक्षण है वो परिवर्तित हुए, जैसे कि 7वें संविधान, 42वें संविधान संशोधन के अंदर, और 7वें 42वें संविधान संशोधन, 44वें 73वें 74वें 97वें संविधान संशोधन, 101वें संविधान संशोधन में, ठीक है, लिखित और अलिखित अपन ने पढ़ लिया। सबसे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा भारत का संविधान, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि शुरू में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अभी जो है 25 भाग, 12 अनुसूचियां और लगभग जो है 450 अनुच्छेद है। आप ये देखोगे कि किस प्रकार से करीब 20 अनुच्छेदों को और एक भाग जो भाग 7 था उसको हटा दिया गया था। 95 अनुच्छेद और 4 भाग, जैसे कि मैंने आपको बताया, 4 के 9th है और 14 के जोड़ा गया था।
चारों अनुसूचियां जोड़ी गई थी। अब ये जो इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण ये है कि भौगोलिकरण है, भौगोलिक विस्तार इतना है, विविधता इतनी ज्यादा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ऐतिहासिक मतलब है ना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसके पास में। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखोगे कि हमारा जो भारत का संविधान है वो अमेरिका की तरह नहीं है कि अमेरिका में केंद्र का अलग संविधान होता है, राज्यों का अलग संविधान होता है। वहां पे दो दो संविधान होते हैं, हर एक राज्य के पास खुद का संविधान भी होता है और अमेरिकी संघ का संविधान भी होता है। जबकि हमारे यहाँ पर भारत संघ और भारत के जितने भी राज्य है उनका संविधान एक ही है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये राजस्थान का संविधान है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जो क्या है, केंद्र और राज्यों का एकल संविधान है, इसलिए भी जो है ये इतना बल्कि है। तीसरा ये है कि वो कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। ठीक है, इसमें केवल मौलिक सिद्धांत ही नहीं है, विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी, इसमें तमाम सारी जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल करने के प्रावधान शामिल है, हल करने की जा सकने वाली तमाम सारे प्रावधान शामिल है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल एरिया है, जैसे कि नागालैंड, सिक्किम और कर्नाटक के भाग 16 के अंदर केंद्र राज्य संबंधों को लेकर भी काफी सारी बातें इसके अंदर कही हुई है कि भैया किस प्रकार से आप देखोगे जब सामान्य व्यवस्थाएं चल रही है तब तो हमारा संविधान जो है वो संघात्मक है। जैसे ही आपातकाल या इस तरीके की गड़बड़ी आती है तो हमारा राष्ट्र जो है वो तुरंत प्रभाव से एकात्मक पद्धति का हो जाता है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, एफआर है, डीपीएसपी, ये तमाम सारे विस्तृत प्रावधान जो है हमारे संविधान में वर्णित है। इसीलिए हमारा संविधान क्या है, इतना ज्यादा बड़ा है या फिर इतना ज्यादा विस्तृत है। आप देखोगे कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का है। हम संविधान की अगली विशेषता की तरफ बढ़ना चाहेंगे कि इसे कहा जाता है कि ये विभिन्न स्रोत जो है वहां से चीजें उठा उठा कर लाया है, इसीलिए इसको उधार का थैला भी कहा जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और समझना चाहे तो देखो, जैसे कि हमारे संविधान का जो दार्शनिक भाग है, जैसे कि फंडामेंटल राइट है, वो हमने अमेरिका से उठाया है। डीपीएसपी जो है आपने आयरलैंड से उठाया है। हमारे संविधान का जो राजनीतिज्ञ स्वरूप है या फिर राजनीति का जो स्वरूप है, शासन जो पद्धति है, वो हमने ब्रिटेन की संसदात्मक शासन पद्धति अपनाई है। किस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका में संबंध होगा, वो हमने ब्रिटेन से उठाया है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कई सारे ढांचे हमने उठाए हैं, चाहे आपकी यूपीएससी हो, चाहे दूसरी और व्यवस्था, केंद्रीय संघात्मक व्यवस्था हो, वो तमाम सारी हमने वहां से उठाई है। आप देखोगे कि जो न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, वो हमने रूस से उठाए हैं। आप देखोगे स्वतंत्रता, समता, बंधुता हमने फ्रांस से उठाया है। ठीक है, इसी प्रकार से कनाडा के प्रकार की एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघात्मक व्यवस्था हमने उठाई है। तो ऐसे विश्व के अनेक देशों से हमने कई सारी अच्छी अच्छी चीजें उठाकर हमारे भारतीय संविधान में डाली है। अंबेडकर जी ने इसे कहा कि भैया ये हालांकि कई सारे इसको उधार का थैला भी कहते हैं, परंतु अंबेडकर जी ने कहा कि भैया ये जो है बहुत अच्छी अच्छी सी चीजें पूरे विश्व में से उठा उठाकर छन्नी से छान कर भारतीय संविधान में शामिल की गई है और इसमें कोई गलत काम भी नहीं है। दूसरा ये है कि भैया हमने टू कॉपी नहीं किया है, किसी को भी डिट्टू ऐसे कैसे उठाकर हमारे संविधान में नहीं डाला। हमने हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों, ऐतिहासिक परिस्थितियों को अवलोकित किया है और इसी के अनुरूप जो है ये तमाम सारे प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किए हैं। विशेष रूप से आप देखना चाहोगे कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, जैसे कहते हैं ना कि उधार का थैला है, तो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी ऐसे ही थोड़ा ना अस्तित्व में आया। आप देखो कि 1773, 1784, 1803, 13, 33, ठीक है, ये 53, 1858, 1863, ये तमाम सारे जितने भी एक्ट आए हैं, 1892, 1909, 1919, 1935, ये तमाम सारे एक्ट की के डेवलपमेंट की यात्रा थी 1935 का एक्ट। और 1935 के एक्ट से ही मैक्सिमम चीजें हमने ली है। तो ये जो 1935 तक की यात्रा है, 1909, 1919 और 1935 तक की जो यात्रा है, वो हमने कैसे की है, वो भी हमने इसी प्रकार से, ये जो काफी लंबा जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष रहा है, हमारे उदारवादी, उग्रवादी तमाम सारे जितने भी नेता रहे हैं, तो उन्होंने जो भी लड़ाइयां अंग्रेजों से लड़ी है उसके आधार पर ही तो ये एक्ट बने थे। तो इस एक्ट से ही हमने तमाम सारी चीजें ली है, तो किस प्रकार से इसको हम उधार का थैला कह सकते हैं। तो ये तमाम सारी बातें भी जो है हमारे संविधान के बारे में हमें समझनी चाहिए। तो ये किस प्रकार से विभिन्न स्रोत है अभी मैंने आपको बताया ही है, और भी अपन देख लेते हैं। अंबेडकर जी ने गर्व के साथ में घोषणा की कि भैया विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद में हमने इस संविधान का निर्माण किया। भैया बहुत अच्छी अच्छी चीजें उठा उठाकर हमने इस संविधान का निर्माण किया। इसका ढांचागत हिस्सा आपको पता है कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। ढांचागत हिस्सा से क्या मतलब है आपका, तो जो आपकी संघीय व्यवस्था है, जो न्यायपालिका है, जो राज्यपाल की व्यवस्था है, आपातकालीन अधिकार है, लोक सेवा आयोग है, प्रशासनिक विवरण है, ठीक है, ये तमाम सारी चीजें हैं, वो ही आधे से ज्यादा यानी कि 60% तक जो है हमारे संविधान का हिस्सा है। इसी प्रकार से दार्शनिक भाग मैंने आपको बताया था, एफआर और डीपीएसपी जो है हमने अमेरिका और आयरलैंड से लिया है। राजनीतिक भाग जो है कैबिनेट सरकार, प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार जो है, इस प्रकार की पद्धति वाली सरकार की पद्धति, शासन पद्धति हमने कहां से ली है,
ब्रिटेन से ली है। तो क्या भारत का संविधान उधार का थैला है? हालांकि इसका कुछ आंसर आपको देखने को मिल ही गया होगा। और भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो या तो हम इस क्लास के अंत में या फिर एक अलग से वीडियो डालकर प्री और मेंस के तमाम सारे जो पीवाईक्यू है उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले संविधान की विशेषता की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे कि भैया आप देखोगे कि भारत का जो संविधान है ना, वो बहुत ही शानदार तरीके से समन्वित किया हुआ संविधान है। हम ऐसे कई सारे समन्वय का जो है एग्जाम्पल लेके अभी आपको बताएंगे। मेंस में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर में या 5 नंबर में, कि बताइए कि भारत का संविधान विश्व का सर्वोत्तम समन्वित जो है संविधान है वो किस प्रकार से है। तो अभी कुछ 3-4 विशेषताएं जो है हम भारतीय संविधान की पढ़ेंगे, उससे इस क्वेश्चन का आंसर निकलने वाला है। जैसे कि भारत का जो संविधान है वो नम्यता और अनम्यता यानी कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में समन्वय है। ये किस प्रकार से है? तो भैया भारत का जो संविधान है वो अनम्य भी है यानी कि रिजिड भी है, कठोर भी है। कि आप देखोगे जैसे कि कठोर संविधान, सबसे कठोर संविधान माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। वहां के संविधान में आज दिनांक तक केवल और केवल 27 संशोधन किए गए थे, जबकि उनके संविधान को बने हुए काफी समय हो गया, लगभग 200 जो है आप 76 से गिनो तो मतलब 200 साल से भी ऊपर साल उनको हो गए हैं, फिर भी उनके संविधान में मात्र 26 संशोधन हुए हैं। तो इसका कारण क्या रहा? तो उसका कारण यह रहा कि वहां के संविधान के अंदर संशोधन के लिए काफी ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। अच्छा, जटिल प्रक्रिया से क्या मतलब है आपका? जटिल प्रक्रिया से यह मतलब है कि वहां पर पहली बात तो जो सदन बैठते हैं उनको 3/4 बहुमत, 2/3 बहुमत इस तरीके से पारित करना पड़ता है। फिर जो वहां की जो राज्य होते हैं वो 3/4 राज्यों से सहमति लेनी पड़ती है, तब जाके वो जो है संविधान संशोधन पारित होता है। जबकि हमारे यहाँ पर क्या किस प्रकार का है? हमारे यहाँ पर आपको रिजिडिटी भी दिखेगी यानी कि कठोरता भी दिखेगी संविधान में, दूसरी तरफ आपको इसमें लचीलापन भी दिखेगा यानी कि इसमें जो है आपको नम्यता भी दिखेगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के कुछ उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण है आपके नम्यता के। तो सबसे पहले हम संविधान संशोधन जो है उसकी तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि एक सेकेंड, ठीक है। तो संविधान संशोधन है उसकी तरफ ये वाला जो विशेषता है वो इंगित कर रही है। तो हमारे जो संविधान है उसके आर्टिकल 368 में दो प्रकार के संविधान संशोधन बताए गए हैं कि संविधान में इन दो प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला जो संविधान संशोधन है उसको कहते हैं विशेष बहुमत का विशेष बहुमत से किया जाने वाला संविधान संशोधन, विशेष बहुमत। और दूसरा जो है उसमें यह है कि भैया विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का बहुमत, सॉरी आधे राज्यों का अनुमोदन, रेक्टिफिकेशन। तो ये इन दोनों में क्या फर्क है? और इसके अलावा भी 368 के अलावा भी एक और संविधान संशोधन है जिसको हम कहते हैं सामान्य बहुमत वाला, सामान्य बहुमत वाला संशोधन। अच्छा, इनमें क्या मतलब होता है? विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? तो विशेष बहुमत जहां पर भी शब्द आता है, सबसे पहले सामान्य बहुमत ही समझ लो। तो सामान्य बहुमत का मतलब होता है कि भैया जितने भी सदन में सदस्य भी मौजूद है उनका 50% प्लस 1, यानी कि सपोज के सदन जो है भले ही उसमें 500 सदस्य है परंतु आज जो है वो 100 सदस्य ही आए हैं, तो अब इन 100 सदस्यों का 50% प्लस 1 कितना होगा? 51। तो वो 51 सदस्यों से ही जो है वो संविधान संशोधन जो है वो पारित हो जाएगा। इस प्रकार के जो संविधान संशोधन है वो कई सारे मामलों पर लाए जा सकते हैं, जैसे कि किसी भी राज्य की विधान परिषद का गठन करना हो या उसका उन्मूलन करना हो, किसी भी राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन करना हो, किसी राज्य के नाम में कोई परिवर्तन करना हो, अनुसूची 2 में कोई परिवर्तन करना हो, 5, 6 में कोई परिवर्तन करना हो, इस प्रकार से अनुसूचियों से संबंधित या फिर कोई सरल से जो बिंदु होते हैं, जैसे कि राज्य को 2 भागों में बांटना हो या राज्य की सीमा में ऊपर नीचे करना हो, उसके नाम में बदलाव करना हो, सीमाओं का पुनर्रेखन करना हो, तो वो तमाम सारे जो है वो सामान्य बहुमत से ही पारित किए जाते हैं। परंतु विशेष बहुमत से कुछ प्रावधान जो है उसको पारित किया जाता है। विशेष बहुमत में क्या विशेषता होती है? विशेष बहुमत में 2 चीजें सुनिश्चित की जाती है, और ये 2 चीजें कौन कौन सी होती है? पहली चीज तो ये कि भैया उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, उपस्थित और मत देने वालों का, उपस्थित और मत देने वालों का
2/3 बहुमत। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। और इसमें दूसरी कंडीशन क्या होती है, तो कुल सीटों या सदस्यों, है ना, आप सीटें भी गिन सकते हो कि भैया कुल जो है आपकी अभी सदन में कितनी सीटें हैं, या सदस्य ही शब्द लिखो, कुल सदस्यों मतलब कुल जो भी सदस्य भले ही वो उपस्थित हो या ना हो, कुल सदस्यों का बहुमत, ये हो गया आपका विशेष बहुमत। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज के ये एक जो है आपके लोकसभा है और इसमें जो है आपके 500 सदस्य है। कितने? 500 सदस्य, मतलब 500 सदस्य निर्वाचित किए गए थे, 500 सीटें, 500 सदस्य। अब इन 500 सदस्य में से अभी जो सदन में बैठे हैं वो तो 300 ही बैठे हैं, ठीक है। तो फिर जो है आपके ये उपस्थित और मत देने, मतलब ये विशेष बहुमत क्या होगा, तो उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत। ये उपस्थित है और यही मत दे रहे हैं सारे के सारे, तो इनके द्वारा दिए गए मत से विशेष बहुमत कैसे पारित होगा, तो उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, इसका 2/3 करो, 2/3, ये कट गया 100, 200, तो ये तो हो गया भैया 201, ठीक। उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 और कुल सदस्यों का बहुमत, ये कुल सदस्य है और इसका बहुमत यानी कि 50% + 1 यानी कि 251। तो बताओ 251 और 200 में से क्या ज्यादा है, 251 ज्यादा है। तो उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों का बहुमत, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उससे ही विशेष बहुमत पारित होगा। यानी कि कितने सदस्यों, 300 में से जो अभी उपस्थित है उनमें से कितने सदस्य जो है वोट देंगे पक्ष में, तब तक तभी ये विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। तो वो 251 सदस्य मत देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज कि यहां पर जो है आपके यहां पर जो है आपके ऐसा मानो कि 450 सदस्य उपस्थित है, 500 में से 450 उपस्थित है। तो अब 500 में से 450 उपस्थित है तो वापस 2/3 करो, तो ये 150 और ये 300, तो 300 + 1 301, जबकि कुल सदस्यों का बहुमत तो 251 ही होगा। तो अब इन दोनों में से ज्यादा क्या हो गया, तो इन दोनों में से ज्यादा तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, 301। तो अब जब इतने सदस्य उपस्थित है, उपस्थित और मत देने वाले हैं, तब विशेष बहुमत क्या होगा, 301। यानी कि इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही विशेष बहुमत होगा। विशेष बहुमत में ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस वाली कंडीशन में देखो कि उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत हो रहा है भैया, कुल सदस्यों का बहुमत, तो कुल सदस्यों का बहुमत तो 251 ही है, तो ये 251 से ज्यादा है, तो ये वैसे ही ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि 301 जो है वो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए ये जो विधेयक है वो 301 मतों के माध्यम से ये सदन से पारित समझा जाएगा। किस रूप में, विशेष बहुमत के रूप में। अब हम विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन को देख लेते हैं। तो वही बात है, विशेष बहुमत में अगेन ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और फिर जब ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके दोनों ही सदन अपना विधेयक भेज देते, मतलब जो है किसी भी विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को पास कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद में ये आधे राज्यों के पास में जाता है, और आधे राज्यों के पास में जाने के बाद में जब वो अनुमोदन दे देते हैं, जैसे कि आपके जीएसटी बिल पास हुआ था, तो जीएसटी बिल जो है वो इसी बहुमत से पास हुआ था। अच्छा, ये दोनों तीनों अलग अलग क्यों किए गए, जैसे कि सामान्य बहुमत तो मैंने आपको बता ही दिया कि राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन करना, तो ये वाला स्पेशली क्यों दिया हुआ था, ये वाले में राज्यों से अनुमोदन की बात क्यों शामिल की गई है, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तमाम सारे वो बिंदु जो कि संघात्मक व्यवस्था में अगर परिवर्तन करने की बात की जा रही है, तो वहां पर क्या होगा कि आपको इसी वाले बहुमत, यानी कि इसी वाले बहुमत से पारित कर कर ही आप संविधान को संशोधित कर सकते हैं। और ये काफी ज्यादा क्या लग रहा है, रिजिड ही लग रहा है कि इतना इजीली कैसे संभव है कि भैया एक तो विशेष बहुमत में पहले से कॉम्प्लेक्सिटी है, वो पारित हो जाए और फिर आधे राज्य भी अनुमोदन दे दे। तो ये अपने आप में एक रिजिडिटी बताता है कि भारतीय संविधान कितना कठोर है, कि अभी तक जो है उसमें 106 संविधान संशोधन विधेयक ही पारित हो पाए हैं। एक तरफ तो ये देखो कि कितना रिजिड है कि 106 ही पारित हो पाए हैं, और एक तरफ जब हम अमेरिका का एग्जांपल देखते हैं तब हमें लगता है कि यार कितना इजी है कि 106 विधेयक पारित हो गए हैं। तो आप इससे इन बातों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जो संविधान है वो विशेष बहुमत और मतलब नम्यता और अनम्यता के बीच में एक समन्वय के रूप में आपके सामने आता है। अब यहां पर बहुत सारी चीजें और भी देखने को मिलेगी हमें, कि हमने भारतीय संविधान में
इस प्रकार का मिश्रण क्यों क्रिएट किया? तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि विश्व में सबसे ज्यादा समन्वित संविधान अगर कोई देखने को मिलेगा तो आपको वो यही संविधान देखने को मिलेगा। विशेष बहुमत के प्रावधान और इस वाले विधेयक से कौन कौन से प्रावधान जो है वो संशोधित किए जा सकते हैं भारतीय संविधान के। तो कुछ एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे कि 7वीं अनुसूची में अगर कोई बदलाव करना हो तो वो इसी से होगा। जैसे कि आप जो है संघात्मक व्यवस्था में दूसरे बदलाव, जैसे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में, राज्यसभा की सीटों में, या फिर राज्यसभा की शक्तियों में, या फिर जो है आपके सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में, इसी प्रकार से संघात्मक व्यवस्था से जुड़ी हुई कोई भी बात अगर आप बदलना चाह रहे हैं तो वो क्या है, वो इसी से ही संभव हो पाएगा। देखो, संघात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था या जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था, इन पर भी थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा की जानी चाहिए। तो अगली वाली क्लास में जब हम कुछ चीजें और पढ़ेंगे तो उसके साथ में इन सारी क्लासों को भी मतलब सारे चैप्टर्स को भी एक साथ लेकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल भी कुछ चीजें आएगी संघात्मकता से रिलेटेड, तो वहां पर भी वो चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो नम्यता और अनिम्यता क्या क्या है भैया हमारे संविधान में? समन्वय है। तो ये देखो आप कि किस प्रकार से हमारा जो संविधान है वो अनम्य है, कठोर है, यूएस के समान, क्योंकि एक विशेष प्रक्रिया से ही संविधान जो है वो संशोधित किया जा सकता है। दूसरी तरफ हमारा लचीला भी है कि वो ठीक वैसे ही होता है जैसे कि आम कानून पास होते हैं ना, 50%+1, ठीक है, उपस्थित और मत देने वाले 50%+1, उस तरीके से भी हमारी जो संशोधन प्रक्रिया है वो होती है। तो ये ब्रिटेन की प्रक्रिया है। देखो, ये यहाँ पर समन्वय है कि हमने न तो पूरा का पूरा यूएसए को फॉलो किया, न ही हमने ब्रिटेन को फॉलो किया, दोनों का एक मध्यम मार्ग जो है वो हमने अप्लाई किया है, नम्य और अनम्य के बीच में मिश्रित व्यवस्था। तो हमारा संविधान न तो पूर्णतः लचीला है, न ही कठोर है, बल्कि ये उनका क्या है, एक मिला जुला स्वरूप है। आपको पता ही है कि 368 में 2 संशोधन मैंने आपको बता ही दिए, विशेष बहुमत और जो है विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों के अनुमोदन का वाला प्रावधान। इसी प्रकार से 368 में नहीं है ये वाला, 368 में तो केवल ये 2 ही है। सामान्य बहुमत वाला भी मैंने आपको बताया कि जो विधान परिषद का उन्मूलन करना हो, या यूटी में विधान मंडल और मंत्री परिषद का निर्माण करना हो, अनुसूची 2, 5, 6 में अगर संशोधन करना हो, तो हम क्या करेंगे कि ये सामान्य बहुमत यानी कि उपस्थित और मत देने वाले 50%+1, जबकि विशेष बहुमत में कौन कौन सी बातें थी कि उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों का 50%+1, और एक और एडवांस वाला जिसमें आधे राज्यों का अनुमोदन भी शामिल था। ध्यान रखना कि आधे राज्यों से ज्यादा का अनुमोदन वाला शब्द नहीं है, केवल आधे राज्यों का अनुमोदन शब्द संविधान में वर्णित है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो संविधान है वो नम्यता और अनिम्यता के बीच में क्या है, समन्वय है। अब हम देखते हैं दूसरा समन्वय, दूसरा मिश्रण, दूसरा कहो कि हमारे संविधान निर्माताओं की अनूठी पहल, या फिर यूं कहो कि हमारे संविधान निर्माताओं की बुद्धि किस प्रकार से समन्वय या बुद्ध के मध्यम मार्ग की तरफ किस प्रकार से जा रही है। वो देखो कि हमारा जो है संविधान वो एकात्मकता और संघात्मकता के बीच में एक समन्वय लेते हुए क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। आप देखोगे कि हमारा जो संघात्मक व्यवस्था है वो एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघात्मक व्यवस्था है। हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है वो प्रतिस्पर्धी संघात्मक व्यवस्था है, वो बार्गेनिंग संघात्मक व्यवस्था है, वो जो है आपके जो सहकारी संघवाद है। तो वो किस प्रकार से ये तमाम सारे जो शब्द है वो हमारे भारतीय संविधान में नजर आते हैं, जैसे कि इसमें कई सारी एकात्मक विशेषताएं भी मौजूद है और दूसरी तरफ कई सारी संघात्मक विशेषताएं भी मौजूद है। सबसे पहले अगर हम संघात्मक विशेषताओं की बात करें तो संघात्मक विशेषताओं में हमें यह नजर आएगा कि संविधान जो है, संविधान की सर्वोच्चता व कठोरता, सर्वोच्चता व कठोरता। अब ये सर्वोच्चता और कठोरता क्या बताती है कि भैया सर्वोच्चता ये बता रही है कि संविधान से ऊंचा इस देश में कोई भी नहीं है, तो आप संविधान को आसानी से नहीं छेड़ सकते। और संविधान में जो भी प्रावधान किए हुए हैं, चाहे विशेष बहुमत वाला प्रावधान हो, चाहे विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों वाला प्रावधान हो, या संघात्मक व्यवस्था खुद ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी छेड़छाड़ इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। दूसरा इसकी कठोरता है, वही कि इस क्योंकि ये सर्वोच्च भी है, पहली बात तो इससे ऊपर कोई नहीं है, न तो संसद की सर्वोच्चता है, न ही न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान सबसे सर्वोच्च है। तो सर्वोच्चता होने के कारण और कठोरता होने के कारण इसमें बदलाव आसानी से नहीं किया जाएगा, यानी कि इसकी संघात्मकता की भी रक्षा की ही जाएगी। इसी प्रकार से कुछ और भी जो संघात्मक व्यवस्था के जो गुण है वो हमारी संविधान में विद्यमान है। जैसे कि आप देखोगे कि 2 स्तर की सरकारें हम हमारे यहाँ पर, हालांकि ये जो संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, इस पे एक डिटेल लेक्चर अलग से डाला जाएगा कल ही,
और अभी फिलहाल इसकी कुछ मोटा मोटी विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। दो स्तर की जो सरकारें सरकारें हैं हमारे भारत में है, जैसे कि आपने सुना होगा राजस्थान सरकार और भारत सरकार। तो एक तो भारत की सरकार होती है और एक राज्य की सरकार होती है। राज्य की भारत में प्रधानमंत्री होता है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है। भारत की कैबिनेट होती है, राजस्थान की कैबिनेट होती है। तो ये जो है ये क्या है, एक संघात्मक व्यवस्था है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि संघात्मक व्यवस्था के और कौन कौन से जो है प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। सातवीं अनुसूची इसका एक अच्छा प्रमाण है कि सातवीं अनुसूची में राज्य और केंद्र सूची का वर्णन है। राज्य और केंद्र सूची ये बताती है कि राज्यों को किन विषयों पर कानून बनाना है और केंद्र को किन विषयों पर कानून बनाना है। तो राज्य और केंद्र सूची का वर्णन सातवीं अनुसूची में मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम एकात्मकता की ओर बढ़ना चाहें तो एकात्मकता के तो कई सारे प्रावधान हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि भैया जो है संविधान एक है, नागरिकता एक है, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे प्रावधान है, जैसे कि एकल संविधान, एक संविधान, एक नागरिकता। अच्छा, यहां पर एक और चीज ऐड कर सकते हैं अपन, जैसे कि स्वतंत्र न्यायपालिका। अच्छा, स्वतंत्र न्यायपालिका या फिर इसके द्वारा की जाने वाली न्यायिक समीक्षा क्यों जरूरी है संघात्मक व्यवस्था के लिए, ताकि अगर राज्य और केंद्र के बीच में कोई लड़ाई हो रही हो या कोई भी संविधान को की संघात्मक व्यवस्था को छेड़छाड़ करना चाह रहा हो तो न्यायपालिका अपनी न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका भी किस पक्ष में है, संघात्मक व्यवस्था के पक्ष में है। अब इसी प्रकार से एकल नागरिकता, एकल संविधान, परंतु हालांकि यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, परंतु दूसरी तरफ आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर जो है एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। हमारे यहाँ पर आप देखोगे कि जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में की जाती है। राज्यपाल एक एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार भी जो है किसको होता है, कई सारे मामलों पर, 5 मामलों में जो है आपको राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को होता है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि राज्य विधानसभा है उसके कई सारे विधेयकों पर वीटो भी जो है वो केंद्र सरकार लगा सकती है, विधेयकों पर वीटो भी लगा सकती है। ऐसे ही जैसे कि जो है और भी कई सारे ऐसे प्रावधान है, जैसे कि ओल्ड इंडिया सर्विस हुई, और भी कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि हमारे संविधान की एकात्मकता की ओर झुकाव को बताते हैं। कि कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि एकात्मकता की ओर झुकाव को बताते हैं। चाहे आप के जो संघीय सूची है उसकी वरीयता मान लो समवर्ती सूची पर, चाहे समवर्ती सूची की वरीयता मान लो राज्य सूची पर, या इनमें कभी टकराव होता है तो केंद्र सूची की मान्यता ज्यादा दी जाती है। तो ये तमाम सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि भारतीय संविधान की एकात्मकता को बताते हैं। तो संघात्मकता हमारे यहाँ पर कौन सी संघीय व्यवस्था है जो कि एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। एकात्मकता की ओर झुकी हुई इसलिए भी है कि शांति काल में भले ही हम जो है संघात्मक व्यवस्था की पालना करते हैं, परंतु जैसे ही आपातकाल लगता है या जैसे ही किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो हम तुरंत ही प्रभाव से एकात्मक व्यवस्था की ओर जुड़ जाते हैं। तो अब यहां पर आप देखो कि संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था, संघीय लक्षण मैंने बता ही दिया आपको, ये तमाम सारी चीजें बता दी थी। लिखित संविधान है, ये भी चीज है, और स्वतंत्र और द्विसदनीयता। अच्छा, द्विसदनीयता किस प्रकार से, संघीय व्यवस्था। अच्छा, ये क्यों मैं डिटेल में करवा रहा हूं, क्योंकि यहां से जैसे एमसीक्यू डालेंगे ना, निम्न में से कौन सी व्यवस्था, कौन सी जो विशेषता है वो संघात्मकता की विशेषता है, निम्न में से कौन सी एकात्मकता की विशेषता है। तो ये देखो द्विसदनीयता यहाँ पर दी हुई है, जबकि ये यहाँ पर देखो आपके राज्यसभा में सीटों का वितरण है ना, तो राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का, जैसे कि राज्यसभा की सीटों की बात कर लो, तो द्विसदनीयता किस प्रकार से संघात्मकता की निशानी है, क्योंकि हमको पता है कि एक राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। तो राज्यसभा राज्यों की भावनाओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए होती है, क्योंकि राज्य विधानसभाओं में से ही चुनकर राज्यसभा के मेंबर आते हैं। तो इसीलिए द्विसदनीयता राज्यों के पक्ष में है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो राज्यों का पक्ष संसद के पटल पर रखती है, जबकि राज्यों में प्रतिनिधित्व की समानता का अभाव ये किस बात को बताता है कि भैया उत्तर प्रदेश से तो कई सारे सदस्य हैं राज्यसभा में, जबकि आप जो है लोकसभा राज्यसभा में, जबकि राजस्थान से 10 ही है, सिक्किम से तो 1 ही, मतलब जो छोटे राज्य है उनसे कम है, बड़े राज्यों से ज्यादा है। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रॉपर नहीं है। जबकि आप अमेरिका में जाओगे तो वहां पे हर एक जो राज्य है उसके पास 2 सीटें हैं सीनेट में जाने के लिए। तो हमारे यहाँ पर कुछ एकात्मकता के विशेषताएं ज्यादा है,
जैसे कि आप देखोगे सबसे बड़ी बात तो कि सशक्त केंद्र है, केंद्र जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। आप देखोगे आपातकाल के मामले में देख लो या फिर राज्य को निर्देश देने के मामले में देख लो, कई सारे मामलों में केंद्र जो है काफी ज्यादा जो है राज्यों को दबाने वाला होता है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में देख लो, कई सारे अभी तमिलनाडु विवाद भी इसी संदर्भ में चला था। तो वो तमाम सारे जो है वो है एक संविधान अपन ने देख लिया। संविधान का लचीलापन किस प्रकार से एकात्मकता का लक्षण है कि भैया संविधान में लचीलापन इसलिए है, लचीलापन होने के कारण वो तो तुरंत ही प्रभाव से संशोधित किया जा सकता है, तो लचीलापन एकात्मकता का लक्षण है। एकीकृत न्यायपालिका देख ली अपन ने, नियुक्ति देख ली, आपातकालीन प्रावधान भी अपने आप में एकात्मकता के प्रावधान है। एकात्मकता के प्रावधान कैसे कि भैया जैसे ही आर्टिकल 356 लगाया, 352 लगाया, तो वो फिर तुरंत प्रभाव से राज्य की जो तमाम शक्तियां हैं, चाहे वो विधायी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, वो किसके पास में आ जाती है, केंद्र और संसद के पास में आ जाती है। ठीक है, राज्य के विधेयकों पर वीटो लगाना हुआ या फिर राज्य सूची पर संसद के द्वारा कानून बनाना हुआ, या एकीकृत निर्वाचन मशीनरी देख लो, एकीकृत लेखा प्रणाली पद्धति देख लो, वो तमाम सारी चीजें क्या बताती है कि हमारा जो संविधान कैसा है, वो एकात्मक पद्धति का या गैर संघीय लक्षण भी इसमें मौजूद है। इसीलिए क्या कहा गया है, एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था। अब यहां पर देखो एक और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हमारा राज्य अमेरिका की तरह नहीं है। भैया अमेरिका में तो ऐसा हुआ था, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था तब 11 राज्य थे, तो उनमें आपस में समझौता हुआ कि हमें एक संघ बनाना चाहिए, तो वो राज्यों के बीच समझौते के परिणाम स्वरूप बनने वाला संघ था। जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ पर जो भारत राज्य जो बना है, भारत संघ जो बना है, वो राज्यों की सहमति से नहीं बना। राज्यों को तो जो है मतलब उनका विलय किया गया था। यहाँ पर राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम भारत नहीं था। भारत ने तो फिर बाद में इन राज्यों का निर्माण किया, अलग अलग राज्यों का अलग अलग तरीके से अलग अलग सीमाएं उनकी निर्धारित की। तो भारत जो है वो क्या है, वो राज्यों का संघ है, ऐसा संविधान में उल्लेखित है। ऐसा संघीय शब्द जो है वो संविधान में इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि अमेरिका में जो राज्य है उनको उनसे अलग होने का अधिकार भी है। क्योंकि अमेरिका खुद जो है वो बना कब, जब राज्यों के बीच में समझौते हुए तब जाके अमेरिका बना। जबकि हमारे यहाँ पर राज्यों का निर्माण बाद में हुआ, केंद्र का निर्माण पहले हुआ, यानी कि भारत का निर्माण पहले हुआ और राज्य जो है उसके बाद में निर्मित किए गए। तो राज्य जो है वो संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखते। तो कई सारे जैसे भारत जो है, इसीलिए अच्छा अमेरिका इसीलिए ही तो आप देखोगे कि जो है प्योर फेडरल सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि वहां पर वास्तव में दो संविधान है, दो नागरिकता है, दो जो है आपके सरकारें हैं, और जो है आपकी वहां पर दो अलग अलग प्रकार की न्यायपालिकाएं हैं। एकीकृत न्यायपालिका नहीं है वहां पर। ये जो एकीकृत न्यायपालिका अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में जो है मतलब अलग अलग प्रकार की राज्य की अलग न्यायपालिका होती है, केंद्र की अलग न्यायपालिका होती है। तो ये तमाम सारी विशेषताएं वहां पर विद्यमान है। तो इसीलिए भारत को क्या कहा गया है, अर्ध संघ। केसी वेरे कहते हैं कि भैया ये जो है वो क्या है कि क्वाजी फेडरलिज्म है, यहाँ पर कि आधा अधूरा संघवाद है। ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। यहाँ पर नीति आयोग के बाद में आपको पता होगा कि विभिन्न राज्यों की रैंकिंग निकाली जाती है और उनके बीच में क्या की जाती है कि प्रतिस्पर्धा करवाई जाती है। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद है। ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। इसका मतलब ये है कि वो बार्गेन करते हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन में कोई भी फंड चाहिए होता है या फिर पहले जो योजना आयोग था, तो ये बार्गेनिंग की जाती है राज्यों के द्वारा। तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। नीति आयोग ने जो है इनमें जैसे केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय पर जोर दिया है कि भैया ये जो है आप आपस में समन्वय से फिर प्रतिस्पर्धी, मतलब अगर आप में प्रतिस्पर्धा हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, तो वो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, नकारात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। तो ये सकारात्मक प्रतिस्पर्धा जो है, वैसा प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद क्या है हमारा, ऐसा ग्रेनविन ऑस्टिन कह रहे हैं। मॉरिस जोन्स क्या कह रहे हैं कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। अच्छा ये देखो ये क्या कह रहे हैं आइवर जेनिंग्स, फेडरेशन विद द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। यही वाली विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान की है कि जो हमारी संविधान है वो एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था है। किधर की तरफ झुकी हुई है, सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी की तरफ झुकी हुई फेडरलिज्म हमारे भारत में है। ऐसा कौन कह रहा है, आइवर जेनिंग्स कह रहा है। अच्छा ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने क्या कहा, तो ये भी आपको याद करना चाहिए। अच्छा अगली विशेषता की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, और अगली विशेषता है भैया संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप क्या होता है, तो संसदीय स्वरूप में जो बात होती है वो होती है कि भैया एक तो क्या होता है कि कार्यपालिका और विधायिका में पूर्णतः समन्वय होता है। कार्यपालिका का चुनाव जो है वो मतलब है ना आपके विधायिका में से ही होता है। जबकि आप देखो अध्यक्षात्मक शासन पद्धति की जब अपन कल डिटेल में बात करेंगे तब और ज्यादा चीजें बात होगी। इवन इसमें भी
ये जो आपके एकात्मकता और संघात्मकता है, इसमें भी अपन जो कल वाला लेक्चर लेके आएंगे उसके अंदर और डिटेल में बात करेंगे। तो अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में संसदीय शासन पद्धति के विपरीत कार्यपालिका और विधायिका में पूर्ण पृथक्करण होता है, जबकि हमारे यहाँ पर जो है संसदीय शासन पद्धति है जहां पर की कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद जो है वो संसद में से ही आती है, वो संसद के प्रति ही जवाबदेह होती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जवाबदेह होती है। ठीक है, ये दो विशेषता हो गई किसकी, संसदीय शासन पद्धति की। इसके अलावा प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, इसके अलावा जो आपका नीति आपका जो निचला सदन होता है उसका विघटन किया जा सकता है। ठीक है, चौथा पांचवा आप देखोगे कि जो संसदीय शासन पद्धति है उसमें जवाबदेहिता या फिर उत्तरदायित्व को ज्यादा महत्व दिया गया है बजाय के स्थायित्व को। इस बात को और कल और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर संसदीय शासन पद्धति में ये तमाम सारी चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, मंत्रिमंडल का नेतृत्व होता है, इसीलिए इसको प्रधानमंत्रीय सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं। जो संसदीय शासन पद्धति है वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है, परंतु ब्रिटेन से एक चीज अलग है कि ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, वहां पर राजशाही व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर क्या है, गणतंत्र है। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में मैंने आपको बताया था कि हमारा हेड ऑफ द नेशन यानी कि जो राष्ट्रपति है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे रूप में कहा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, संसदीय शासन स्वरूप है। संसदीय शासन स्वरूप की कुछ विशेषताएं अभी मैंने बताई थी आपको, उसी को और देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं संसदीय स्वरूप में होती है। तो भैया भारत में अमेरिका की तरह अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं है, संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, इनके इसमें क्या विशेषता होती है, इनमें समन्वय और सहयोग होता है। किनमें, कार्यपालिका और विधायिका में। जबकि आप देखोगे कि अमेरिका जो है वहां पर इनमें क्या होता है, पूर्णतः शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है, पूर्णतः अलग होती है। वहां पर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति और उसकी मंत्रिपरिषद जो है वो सीनेट और कांग्रेस में से चुनी जाए, नहीं। वहां पर क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद का बाहर से हायरिंग, निजी तौर पर हायरिंग की जाती है। वहां पर राष्ट्रपति का मतलब है ना, सीनेट में न तो कोई जवाबदेहिता होती है न ही उसकी कोई सदस्यता होती है। जबकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद न केवल संसद के मध्य से ही चुनी जाती है, मतलब बनी होती है, बल्कि उस ही सदन के प्रति जो है वो जवाबदेह भी होते हैं। ठीक है, संसदीय शासन पद्धति जिसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो भैया जो ब्रिटेन का जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है उसी इसको कहते हैं। और मंत्रिमंडलीय सरकार ये होती है जिसमें कि केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी, हमारे आपको पता है कि राज्य में भी सीएम और उसके नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद जो होती है वो राज्य विधानमंडल की ही सदस्य होती है। ठीक है, तो संसदीय शासन पद्धति की क्या क्या विशेषता है। अच्छा, ये वाली विशेषता भूल ही गए अपन कि भैया इसमें जो है वास्तविक और नाममात्र दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। तो एक तो वास्तविक यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद या फिर सीएम के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद, और दूसरी कौन सी, जो कि नाममात्र होती है यानी कि राष्ट्रपति यानी कि राज्यपाल। तो नाममात्र की कार्यपालिका भी होती है और वास्तविक कार्यपालिका भी होती है। जबकि वहां पर जो होता है, यहां पर तो नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका दोनों अलग होती है, जबकि वहां पर जो है दोनों की दोनों एक ही होती है। वहां पर वास्तविक कार्यपालिका भी ट्रम्प साहब है और नाममात्र की कार्यपालिका भी अगर देखा जाए तो वो वही है। कार्यपालिका मतलब जो है वहां के ट्रम्प यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुमत दल की सत्ता होती है। आपको पता है कि जो भी दल जीतता है वो बहुमत दल की सत्ता होती है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है, पढ़ लिया अपन ने। मंत्रियों की सदस्यता विधायिका में से होती है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है और इसको जो है निचले सदन का विघटन के साथ में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे अभी कहा जाता है कि ये तो मोदी गवर्नमेंट है, पहले इंदिरा गवर्नमेंट थी। ठीक है ना, तो ये क्या है कि प्रधानमंत्री की इर्द गिर्द ही पूरी सरकार घूमती है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको प्रधानमंत्री सरकार कहा जाता है। इसी प्रकार से मंत्रिमंडलीय सरकार भी जब अपन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि मंत्रिमंडलीय सरकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक कैबिनेट जो होती है ना, कुछ 10-15 या 5-10 जो मंत्री होते हैं वही सारा सब कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं, वही देश के नीति निर्धारक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये तो मंत्रिमंडलीय सरकार है। ठीक है, किचन कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी फिर यहीं से ही आगे चलकर आता है। अगली विशेषता की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे और अगली विशेषता है भैया आपके संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखो ये समन्वय कई सारे देखने को मिल रहे हैं। अपन ने समन्वय कई सारे देखने को देख लिए हैं, जैसे कि संसदीय जो है हमारी एकात्मकता और संघात्मकता में समन्वय, नम्यता और लचीलेपन में समन्वय,
ठीक है, और इसी प्रकार से विभिन्न देशों के संविधानों से अच्छी अच्छी चीजें उठाने के रूप में समन्वय, संसदीय और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में समन्वय। देखो संसदीय सर्वोच्चता क्या होती है, एक अच्छा कथन कहा जाता है कि भैया ब्रिटेन की संसद जो है ना वो इतनी पावरफुल है, इतनी सर्वोच्च है, इतनी संप्रभु है कि वो पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष में बदलने के अलावा तमाम सारे काम कर सकती है। यानी कि ये जो असंभव काम है ना उसको छोड़ दो आप, बाकी तमाम सारे काम कौन करने की शक्ति रखती है, ब्रिटेन की संसद। इसीलिए वहां पर क्या है, संसद की सर्वोच्चता है। वहां की संसद के सामने न्यायपालिका कुछ भी नहीं है, वहां की संसद के सामने और भी कोई भी कार्यपालिका न्यायपालिका कुछ भी नहीं है, वहां की संसद ही सर्वोच्च है। तो संसदीय सर्व संप्रभुता जो है वो ब्रिटेन में विद्यमान है, इसीलिए वहां की संसद जो है संप्रभु है। जबकि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा समन्वित रूप लिया गया है। इसके ठीक विपरीत आप देखोगे कि जो न्यायिक सर्वोच्चता है, यानी कि ये जो न्यायिक सर्वोच्चता है वो आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी। इसके बारे में भी एक कथन डीडी बसु में लिखा हुआ है कि भैया संविधान वो है जो हम कह रहे हैं। न्यायपालिका ये कह रही है कि संविधान क्या है, संविधान वो है जो हम कह रहे हैं, मतलब हम जिस प्रकार से संविधान की व्याख्या करेंगे वही संविधान है। तो ये वहां की न्यायपालिका की सर्वोच्चता को बताती है कि वहां की कार्यपालिका या विधायिका उतनी ज्यादा सक्षम नहीं है जितनी की न्यायपालिका सक्षम है। वहां की न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की इतनी समीक्षा कर सकती है कि न्यायपालिका अपनी सर्वोच्चता एस्टेब्लिश कर सके। हमारे भारत में क्या है, तो हमारे भारत में भैया इसका समन्वय। कैसे समन्वय, तो हमारे यहाँ पर संसद भी संप्रभु इतनी ज्यादा नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। क्यों, क्योंकि न्यायपालिका जो है वो संसद के द्वारा पारित किए गए विधेयकों की समीक्षा कर सकती है। अगर वह संविधान सम्मत नहीं होते तो उसको नल एंड वॉइड यानी कि शून्य और अकृत घोषित कर सकती है। इसके ठीक विपरीत आप इधर की तरफ देखो, हमारे यहाँ पर न्यायपालिका भी इतनी संप्रभु नहीं है, वो न्यायिक समीक्षा ही कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जो है वो संसद को चुनौती दे दे कि आ जाओ आप क्या कर सकते हो। यानी कि हमारे यहाँ पर एक तरफ जो संसद है वो न्यायिक समीक्षा के थ्रू न्यायपालिका द्वारा क्या होती है, बैलेंस्ड की जाती है न्यायिक समीक्षा के द्वारा। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि संसद जो है वो एक बड़े भाग को, संविधान के एक बड़े भाग को क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है, बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। आप देखोगे संविधान में बहुत बड़ी बड़ी संशोधन जो है भारतीय संसद कर चुकी है। मैंने आपको शुरुआत में कई सारे एग्जांपल भी बताए थे, आर्टिकल 7 से लगाकर 42, 44, 73, 74 और 101 तक के। ठीक है, तो भारतीय संसद भी काफी ज्यादा पावरफुल है, न्यायपालिका भी पावरफुल है, पर इन दोनों के पावर को क्या किया गया है, समन्वित किया गया है कि एक ऐसी प्रकार की व्यवस्था तैयार की जावे जिसमें कि समन्वित व्यवस्था हो, जिसमें कि कोई भी ज्यादा पावरफुल ना बने, ताकि, अच्छा ऐसा क्यों किया गया है, ताकि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, ताकि नागरिकों के कल्याण के लिए जो सरकार संविधान का गठन किया गया था वो बनी रहे, ताकि नागरिकों को न तो सरकार जो है वो अपने आतताई स्वरूप के द्वारा दबा सके और ना ही न्यायपालिका इतनी सर्वोच्च हो जावे कि वो जो है जनता की इच्छाओं को अभिव्यक्त करने वाले सदन को नीचा दिखा सके या फिर जनता के इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करने वाले सदन को दबा सके। तो ये इस रूप में एक समन्वय हमारे संविधान में मौजूद है, जो कि कई मामले में अपन ने देखा ही है कि हमारा नम्य भी है, लचीला भी है, हमारा एकात्मक भी है, संघात्मक भी है। हमारा जो संविधान है वो संसदीय संप्रभुता भी लिए हुए हैं थोड़ी सी, और न्यायिक सर्वोच्चता भी लिए हुए हैं, या फिर इनका समन्वय लिया हुआ है। दोनों ही मामलों में थोड़ी सी कमतर है। तो हम इसको आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। कि भैया हमने जो संसदीय संप्रभुता है वो ब्रिटिश से जुड़ा हुआ है, न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय संसदीय पद्धति में क्या है कि ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न उसने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्ति जो है, मतलब हमारे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक शक्ति है वो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से तो कम है, परंतु ब्रिटेन में तो न्यायालय कुछ है ही नहीं, परंतु हमारे यहाँ पर तो न्यायालय कुछ मादा रखता है। इसी प्रकार से अमेरिकी संविधान में, अच्छा एक और ये वाली और बात है, अलग से है कि भैया जो अमेरिका है वहां पर विधि की नियत प्रक्रिया है, जबकि हमारे भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अच्छा इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, विधि की नियत प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या अंतर होता है। हालांकि जब मेनका गांधी वाद पढ़ेंगे तब और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, अभी एक लाइन में समझ लो कि विधि की नियत प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि भैया पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है ना, उसकी भी समीक्षा न्यायपालिका
प्राकृतिक नियमों के आधार पर कर सकती है। ठीक है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि संसद ने जो कानून बना दिया ना, अब न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगर विधि के द्वारा कोई भी प्रक्रिया स्थापित कर दी गई है, विधि के द्वारा कोई भी कानून बना दिया गया है, तो अब उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की प्रक्रिया के बारे में बातें थी। थोड़े से और डिटेल में जब मेनका का विवाद पढ़ेंगे अपन, तब आर्टिकल 21 जब पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से देखेंगे। परंतु ये इस मामले में कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, तो यहाँ पर संसद जो है वो ठीक ठाक वैल्यू रखती है, जबकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया है, इस रूप में न्यायालय ज्यादा सर्वोच्च वहां पर भूमिका अदा करता है। अच्छा, अब देखो कि भारतीय संविधान में ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच में उचित समन्वय की प्राथमिकता दी गई है, जहां एक और सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद भी संवैधानिक शक्तियों के बल पर बड़े संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। ये चीज अपन ने पढ़ी ली है। अब अगली विशेषता अपन देखते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर जो है वो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। अच्छा, एकीकृत जो शब्द है इससे क्या मतलब? एकीकृत का शब्द का मतलब यह है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे कई सारे हाई कोर्ट होंगे, और उसके नीचे कई सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और भी कई भी जो भी अधीनस्थ जो न्यायालय है वो इसके अंदर होंगे। तो ये एकीकृत पद्धति है। इसके अधीन ये, इसके अधीन ये, इसके अधीन ये इसके अधीन, इसके विरुद्ध कभी नहीं जा सकता, इसका निर्णय इसके विरुद्ध कभी नहीं हो सकता, और इसका निर्णय इसके विरुद्ध कभी नहीं हो सकता। यानी कि सर्वोच्च कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। और ये किस एकात्मकता वाली विशेषता है या संघात्मकता वाली विशेषता है? ये एकात्मकता वाली विशेषता है, क्योंकि एक ही न्यायालय है जो कि संघीय न्यायालय, वो सभी न्यायालयों को दबाए हुए हैं, यानी कि सभी न्यायालयों पर पर्यवेक्षण लगाए हुए हैं। जबकि स्वतंत्र न्यायालय का मतलब क्या होता है कि न्यायालयों को ऐसी कई सारी, जो जितने भी अपने जो न्यायपालिका है उसको कई सारे न्यायाधीशों को शक्तियां प्रदान की गई है, जिससे कि न्यायपालिका स्वतंत्र रह सके। और ये स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी विशेषता है? ये संघात्मक विशेषता है। कैसे संघात्मक विशेषता है? कि भैया न्यायपालिका जो है वो कभी भी संसद अगर संविधान से कोई छेड़छाड़ करना चाहेगी, संविधान के विपरीत, है ना, संविधान की मूल भावना के विपरीत, तो संसद न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उस पर नियंत्रण लगा सकती है। तो इस रूप में ये संघात्मकता की रक्षा के रूप में स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए कई सारे प्रावधान भी किए हुए हैं, जैसे कि आप देखो कि जो अपना आर्टिकल जो 50 है उसके अंदर ये कहा गया है कि आपकी न्यायपालिका और विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है वो पूरी तरीके से क्या होगी? पृथक होगी। ठीक है। दूसरा और क्या प्रावधान है? दूसरा प्रावधान ये है कि भैया जो आपका न्यायाधीश है उसका कार्यकाल स्थिर होगा, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके कार्यकाल की क्या होती है? सुरक्षा होती है। उनको बिना किसी महाभियोग, बिना किसी, है ना, कठोर महाभियोग की प्रक्रिया के बिना हटाया नहीं जा सकता। तो इनका कार्यकाल क्या होता है? स्थिर होता है। इनकी वेतन शर्तें, वेतन भत्ते और शर्तें जो होती है वो भी, वेतन भत्ते और शर्तें जो भी है वो भी एक तो संचित निधि पर भारित होते हैं। पहली बात, संचित निधि पर भारित होने का मतलब है कि जिस पर संसद का जोर न चलता हो वही संचित निधि पर भारित वाले वेतन की बात कर रहे हैं, यानी कि संसद चाहकर भी इनके वेतन को नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ इनके वेतन भत्ते और शर्तें विशेषाधिकार में कोई भी नकारात्मक परिवर्तन इनके ज्वाइनिंग के बाद में नहीं किया जा सकता। कोई भी नकारात्मक परिवर्तन क्या है? नहीं किया जा सकता। नकारात्मक परिवर्तन से मतलब यह है कि जैसा, ऐसा नहीं है कोई न्यायाधीश नियुक्ति कर ली फिर सरकार ने उसके ऊपर दबाव डाला कि भैया ये हमारे पक्ष में फैसला करवा दे, वो न्यायाधीश ने मना कर दिया तो अगली बार सरकार ने कहा कि तेरा वेतन ये एक जो है ये 10 लाख है तो ये हम 5 लाख कर रहे हैं, तो उसके कोई भी नकारात्मक परिवर्तन उसकी सेवा शर्तों में जो है वो संसद नहीं कर सकती। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है कि भैया ये जो न्यायाधीश है वो फ्यूचर में अच्छी पोस्ट मिलने के लालच से भी या फिर अच्छे मामले मिलने के लालच से भी तो सरकार का पक्ष ले सकता है। इसीलिए कहा गया कि भैया ये सेवानिवृत्ति के बाद जो है वो कहीं पर भी सेवा नहीं देंगे, सेवानिवृत्ति के बाद भी कहीं पर सेवा नहीं देंगे भैया। ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद सेवा पर मतलब न्यायालय में जो है वो कोई कोर्ट केस नहीं लड़ सकते। इसी के अलावा न्यायपालिका को अनेक सारे ऐसे प्रावधान दिए गए, जैसे कि अगर कोई भी इनकी अवमानना करता है तो उसको दंडित करने का अधिकार है। न्यायपालिका के कृत्यों के बारे में सिवाय महाभियोग के मामले के इतर कभी भी किसी भी न्यायाधीश की चर्चा जो है आप संसद में नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो कोई भी सार्वजनिक रूप से भी अगर न्यायालय या न्यायाधीश की आलोचना करता है तो उसके खिलाफ अवमानना का दंड लगता है। तो ये कई प्रकार की जो विशेषताएं हैं
वो स्वतंत्र न्यायपालिका, किसके लिए? स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए हमारे संविधान में दिए गए हैं, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर न्याय कर सके। ठीक है, ताकि न्यायपालिका, आपको पता ही है कि न्यायपालिका जो है हमारी फंडामेंटल राइट जो है उनकी रक्षा भी करती है, संविधान के का अभिरक्षक भी जो है आपके अभिभावक के रूप में भी काम करती है, मतलब संरक्षण के रूप में भी जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट काम करती है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, तो वो देख लेते हैं कि क्या और चीजें हैं इसके अंदर। तो हमने ये चीजें सारी देख ली कि जो है सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, जिला अदालत, एकल तंत्र, ये तमाम सारी चीजें देख ली। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, शीर्ष न्यायालय है जो कि नागरिक के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। देखो, ये जो सुप्रीम कोर्ट है मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। ये ऐसा शब्द पकड़ के रखना, एग्जामिनर ऐसे ही शब्द डालता है कि अभिभावक है या संरक्षक है, तो संरक्षक है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखोगे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, मैंने बता दिया आपको। मतलब इनके स्वतंत्र जो शब्द है उसके पक्ष में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है या कौन कौन सी सुविधाएं इनको दी गई है। तो न्यायाधीशों की निर्धारित सेवा शर्तें हैं, ठीक है, संचित निधि पर इनके वेतन भत्ते और सभी खर्चे, न्यायालय में कोई भी खर्चा हो रहा तो वो भी संचित निधि पर भारित है, मतलब उसको भी विधायिका नहीं रोक सकती। विधायिका में इसमें कामकाज पर चर्चा पर रोक है, अगर चर्चा करते तो फिर अवमानना का केस भी बन सकता है। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद में अदालती कामकाज पर रोक है, अवमानना वाली बात बताई दी मैंने आपको, और कार्यपालिका और विधायिका की बात भी बता दी। तो भारतीय संविधान की ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसको एकीकृत भी बता रही है, सॉरी, न्यायपालिका को, और स्वतंत्र भी बता रही है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे बात करते हैं कि भारतीय संविधान की और कौन सी विशेषता है। तो भैया ये इनके बारे में बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जो कि राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता प्रदान करता है, डीपीएसपी जो सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के बाद में एड की गई थी, इनको बहुत ही डिटेल से, बहुत ही शांति से, बहुत ही डेप्थ में अपन पढ़ेंगे। इसके बारे में इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी कल भी अपन ने पंथ निरपेक्षता के बारे में पढ़ा था। तो हमारे यहाँ पर जो पंथ निरपेक्षता है वो सकारात्मक पद्धति की है, नकारात्मक पंथ निरपेक्षता हमारे यहाँ पर नहीं विद्यमान है, जो कि धर्म और राज्य में पूर्ण अलगाव पैदा करती हो, ऐसी पंथ निरपेक्षता हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर कौन सी पंथ निरपेक्षता है? सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। सकारात्मक पंथ निरपेक्षता जो कल भी अपन ने इसके बारे में कई सारी बातें पढ़ी थी कि जो सकारात्मक पहलू है वो क्या है, तो वो वही है कि भैया हम जो है सर्वधर्म समभाव की बातें करते हैं, हम राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है और किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों से हम जो है भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, जो सभी को, अनुसूचित जाति जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व देते हैं। ठीक है, मतलब यही है कि धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व समाप्त करने। ठीक है, कुल मिला के बातें जो मैंने बताई है। अच्छा, ये धर्म शब्द कुछ ज्यादा लिखा हुआ है यहाँ पर ना, ये आप देख लेना है ना, ये थोड़ा सा कहीं से को वो किया हुआ, तो पंथ है ये सब जगह पंथ शब्द है ना। ठीक है, तो ये इनको, इसको वैसे भी अपन ने कल पढ़ ही लिया था। पंथ निरपेक्ष राज्य वाला जो, ये भी हमारी भारतीय संविधान की विशेषता है। मौलिक कर्तव्य भी हमारी भारतीय संविधान की विशेषता है। डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, ये सब के सब भारतीय संविधान की विशेषता है। जो ये जो आपके पंथ निरपेक्षता है, इसको कल बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, तो इसके बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे हमारे यहाँ पर जो है क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है हमारे यहाँ पर जो मत देने की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज जो है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये बहुत ही साहसी काम है। देखो, इतना इजी नहीं है। आप देखो कि 1950 में, 1952 में जब प्रथम लोकसभा इलेक्शन हुआ, तब हमारी कई सारी जनता जो है असाक्षर थी। ठीक है, और हमारे यहाँ पर इतनी मशीनरी भी नहीं थी, जागरूकता का भी अभाव था, तमाम सारी कमियों के होने के बावजूद जो संविधान निर्माताओं ने ये कहा कि भैया हमारे यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए। आप देखोगे कि कई सारी यूरोपियन कंट्री में बाद में महिलाओं को जो है वोटिंग का अधिकार दिया गया, तो वो इस मामले में कहीं पिछड़े हुए थे, परंतु हमारे शुरू से ही ये प्राथमिकता रही थी। इवन जो समाजवादी पार्टी थी, उन्होंने तो ये भी कहा था कि संविधान सभा का भी जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप जो है वो इलेक्शन करवाना चाहिए। परंतु हालांकि हमने थोड़े ही बाद में 1952 में ये जो है सफल प्रयोग कर भी दिया कि हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को अपनाया। हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है, हमारे यहाँ पर अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है कि आप जो है आपके पास में अमेरिका की भी नागरिकता होगी और कोलंबिया की भी नागरिकता होगी, मतलब दो स्टेट और यूनियन दोनों की नागरिकता एक साथ नहीं है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई कहे मैं राजस्थान का भी नागरिक हूँ और मैं भारत का भी नागरिक हूँ, नहीं, हमारे यहाँ पर नागरिकता जो है वो भारत की ही होती है।
दूसरी बात, एकल नागरिकता का ये भी मतलब है कि भारत की नागरिकता के साथ आप कोई दूसरे देश की नागरिकता भी नहीं ले सकते। कई सारे ऐसे देश होते हैं जिनमें दो दो देशों की नागरिकता भी आप रख सकते हो, परंतु हमारे यहाँ पर क्या है, एकल नागरिकता। एक तो हमारे यहाँ पर केवल और केवल देश की नागरिकता होती है, हमारे यहाँ पर राज्य की नागरिकता नहीं होती है। एक, हमारे देश के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता भी हम नहीं ले सकते। जबकि अमेरिका में क्या होता है, यूनियन जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो अमेरिकी संघ है, उसकी नागरिकता अलग होती है और वहां पे जितने भी राज्य है, ठीक है, तो उनकी नागरिकता अलग होती है, तो वो दोनों ही नागरिकता लेकर रखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर कुछ इमरजेंसी प्रोविजन भी है और कुछ स्वतंत्र निकाय भी है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में वैसे और आर्टिकल में और डिटेल से पढ़ेंगे अपन, हालांकि मैं कुछ मोटा मोटी चीजें बता देता हूं आपको कि हमारे यहाँ पर 3 इमरजेंसी प्रोविजन किए गए हैं। 3 इमरजेंसी प्रोविजन कौन सा है, एक तो भैया है 352 के तहत, जब भी हमारा देश युद्ध में उलझता है या कोई देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर देता है या हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि कब ये सशस्त्र विद्रोह शब्द डाला गया। तो ये तमाम सारे तीनों के तीनों जो चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, तो एक तो है युद्ध, एक है आक्रमण, और एक कौन सा शब्द है, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेल। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों ही कंडीशन में 1, 2 और 3, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन बनती है तो 352 के तहत हम राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। आपातकाल के बारे में और दूसरी चीजें हैं वो जब अपन आर्टिकल पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो 356 जो है वो क्या है, तो 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। जब भी, अच्छा 356 दो मामलों में लगाया जा सकता है, जब भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जब भी राज्य जो है वो केंद्र के निर्देशों की पालना करने में असफल होता है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पहली जो मैंने कंडीशन बताई है वो तो 356 में ही दी गई है, यानी कि जब भी संवैधानिक तंत्र विफल होता है, कौन सा तंत्र विफल होता है, संवैधानिक तंत्र, यानी कि संविधान के अनुसार चलने वाली सरकार अगर नहीं चलती है संविधान के अनुसार या संविधान का विरोध में चलने लगती है या संविधान व्यवस्था वहां पर फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, इसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है 365 के तहत। 365 क्या कहता है, 365 ये कहता है कि अगर केंद्र ने कोई निर्देश दिया और राज्य ने उसकी पालना नहीं की तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 365 के तहत केंद्र के निर्देशों को न मानने पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल की बात करता है कि जब भी हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाती है या जो है मतलब वित्तीय तंत्र जो है वो बिगड़ जाता है, तब वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके बारे में और डिटेल से जब चैप्टर पढ़ाएंगे अपन तब अपन पढ़ेंगे। हालांकि ये भी हमारे संविधान की विशेषता है, तो ये आपातकाल जैसे विषयों को भी हमारे संविधान में डाला गया है। हमारे संविधान में जो है आप देखो राजभाषा के विषय को भी डाला गया है, हमारे संविधान में जो तमाम सारे जनजातीय एरिया उनके विषय को भी डाला गया, इसीलिए इतना लंबा संविधान बना, इसीलिए इतना लंबा और बल्कि संविधान बना। कुछ स्वतंत्र निकाय भी है, जैसे कि आप देखो कि हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है जो कि राष्ट्रपति और संसद, विधानसभा, उपराष्ट्रपति इन सबके इलेक्शन करवाता है स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से, जो कि आर्टिकल 324 के तहत विद्यमान है। ठीक है, इसके अलावा CAG है आपके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है आपके सरकारें जो है उनके द्वारा किए गए खर्चों का लेखा करती है, और उसमें कोई भी दोष होता है तो उसको संसद की जो लोक लेखा समिति होती है उसके समक्ष रखवा, मतलब उसके पास संसद में अपनी रिपोर्ट रखती है तो उसके पास में सबूत जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट विद्यमान है हमारे यहाँ पर जो है UPSC है जो तमाम सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है उनको करवाने का काम करती है। ये आर्टिकल 148 के तहत है, ये 324 के तहत है। UPSC 312 से रेगुलर आर्टिकल इसके UPSC से रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, तो ये जो है वो भारतीय संविधान की विशेषताएं हुई थी। इसके अलावा भी और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि त्रिस्तरीय सरकार। तो हमारे यहाँ पर जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में एक गांधीवादी जो विकेंद्रीकृत सरकार होती है उसकी भावनाओं को शामिल करते हुए हमारे यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार, यानी कि 2 स्तर की तो पहले सरकार थी, केंद्र स्तरीय और राज्य स्तरीय, तीसरी स्तरीय गांधीवादी समाजवाद को जमीन पर, धरातल पर उतारने के लिए पंचायती राज का इजाद किया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन में। तो त्रिस्तरीय सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो
स्टेट गवर्नमेंट है और जो पंचायती राज है ना। तो पंचायती राज के बारे में ये त्रिस्तरीय सरकार जो है हमारे यहाँ पर मौजूद होती है। तो त्रिस्तरीय सरकार में दो प्रावधान हम देखना चाहेंगे, जैसे कि एक तो हुआ था 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक हुआ था आपके 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर तो 9वां भाग जोड़ा गया था। याद रखना ये कौन सा है, 9वां भाग, ठीक है। यानी कि पहले 9वां भाग डिलीट कर दिया गया था, फिर जब जोड़ा गया था तो 9वां भाग आ गया था। अब इसके बाद में पहले कोई दूसरा जो है कानून था 9वें भाग में। अब 74वें संविधान संशोधन के तहत 9वां भाग जोड़ा गया। ये तो है आपके पंचायत से संबंधित, किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित। और ये है आपके नगर पालिका से संबंधित, यानी कि नगरीय क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयां होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्वशासन। शब्द को ध्यान देना, स्थानीय शासन भी नहीं है, स्थानीय प्रशासन भी, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की इकाइयां जो है वो होती है, ठीक है। इसके अलावा आप इनके आर्टिकल की एक ट्रिक है, देखो ट्रिक मैं बताता हूं आपको। 243, वैसे तो कण भी याद कर सकते हो आप, कण होता है ना पार्टिकल, है ना, तो वो कण के रूप में याद कर सकते हो, परंतु 243 से ही स्टार्ट हो जाती है। तो आप कह को याद नहीं भी करो तो भी चल जाती है, क्योंकि 243 से ही स्टार्ट हो जाता है। 243, 243 का, 243 का, इस तरीके से जो है पंचायत के आर्टिकल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके अलावा यहां पर जो है आप क्या याद करोगे, 243 तयच, क्या याद करना है, तयच, यानी कि जो नगर पालिका है उससे संबंधित आर्टिकल जो है, शहरी स्वशासन की जो इकाइयां है वहां पर आर्टिकल आपको 243 तय से लगाकर 243 ये 6 तक मिलेंगे। कहां तक मिलेंगे, 243 ये 6 तक। तो तयच, कण तयच याद कर सकते हो, ये ट्रिक है। जब अपन इनको पंचायती राज को पढ़ेंगे तब और डिटेल में आर्टिकल को याद करने की ट्रिकें भी पढ़ेंगे, ठीक है। तमाम सारे आर्टिकल बहुत ही इजी गोइंगली किस तरीके से याद किए जा सकते हैं। अच्छा, सारे आर्टिकल को याद करना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आरपीएससी किसी भी आर्टिकल के बारे में पूछ लेती है कि भैया इस आर्टिकल के बारे में बताओ, क्या क्या जानते हो आप, ठीक है। स्पेशली हमको जो याद नहीं होते उन्हीं के बारे में पूछती है। तो हमें कम से कम सारे के सारे जो आर्टिकल है वो याद होने चाहिए, कि कम से कम इसमें कंटेंट क्या होना चाहिए, या फिर ये क्या किससे संबंधित है, इतना याद होना चाहिए। तो वो सारी चीजें अपन ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए ये इतना हिस्सा याद करो। अच्छा, इसके अलावा इसमें आपको पता है कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें कि आपके जो है पंचायत से रिलेटेड जितने भी कामकाज है उनके संबंधित विषय है। और यहाँ पर जो है आपके 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे शायद 29 विषय है और यहाँ पर 18 विषय है, ठीक है। तो ये अनुसूचियां जोड़ी गई। इसी प्रकार से सहकारी समिति जो है वो भी 97वें संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2011 वाला जो था, ये 1992 का अधिनियम, ठीक है। और ये 11 में 9 ख भाग जोड़ा गया। कौन सा, 9 ख भाग, कौन सा भाग, 9 ख भाग। अब इसके आर्टिकल को याद करते हैं। इसके आर्टिकल की भी एक ट्रिक है कि 243 जच ज च से लगाकर जट, यानी कि जेड सी से लगाकर जच, जेड अच, सॉरी, जेड अच से लगाकर जेड टी तक, यानी कि 243 जेड अच से लगाकर जेड टी तक क्या है आपके जो है सहकारी समितियां विद्यमान है। एक सेकंड पानी पी लेता हूं। तो 243 जेड एच से लगाकर जेड टी तक क्या है, आपके सहकारी समितियों का प्रावधान विद्यमान है। सहकारिता की आपको पता ही है परिभाषा, एक सबके लिए, सब एक के लिए, ठीक है। तो सहकारी संस्थाओं के लोकतांत्रिक संचालन के लिए, उनके जो है उनके विकास के लिए जो है ये प्रावधान शामिल किया गया था। जैसे आप देखोगे डीपीएसपी में भी डाला गया था, फंडामेंटल राइट में जो है आर्टिकल 19 में भी इसका प्रावधान शामिल किया गया था। तो कई सारे प्रावधान सहकारी समिति से रिलेटेड भी हुए थे। तो ये जो है वो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं। अच्छा, ये आपने पढ़ लिया कि 89 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 18 से घटाकर 21 वर्ष कर दिया था, 18 वर्ष कर दिया था। एकल नागरिकता पढ़ लिया, स्वतंत्र निकाय निर्वाचन आयोग के ये पढ़ लिया था, ठीक है। और इसके बाद में इमरजेंसी प्रावधान भी अपने पढ़ लिया कि प्रभावशाली ढंग से। अच्छा देखो, ये देखो कि हमारा जो देश है आपातकाल में क्या हो जाता है, संघीय प्रकार से पूरी तरीके से कैसा हो जाता है,
एकात्मक प्रकार का हो जाता है। सारी की सारी सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। तो ये तमाम सारी चीजें अपने पढ़ी ली थी, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो ये जो है वृहद प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए, आपातकाल की स्थिति को प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय राष्ट्रपति ने एक वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की थी, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, कि भैया कहीं पर भी कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है तो वहां पर जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता है उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा, संविधान के लिए, लोकतांत्रिक ढांचे की जो है वो सुरक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, ये कुछ चीजें जो है आपको देख लेनी चाहिए कि हमारा जो तेज है उसकी फुल फॉर्म है टुवर्ड्स एजुकेशनल जस्टिस। तो टुवर्ड्स एजुकेशनल जस्टिस के सबके तहत ही हम ये जो फ्री क्लासेस है, मेरा मानना तो, अच्छा मेरा कमिटमेंट तो ऐसा है कि कम से कम जो है पॉलिटी की जो आरपीएससी यूपीएससी में आपके पीटी और मेंस की जितनी भी क्लासेस हो सकती है, या उसके रिगार्डिंग जितना मैं जानता हूं, वो तमाम सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इसी के तहत ही कई सारी और भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जैसे ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, साइंस एंड टेक की, मैथ्स की, साइंस की, तमाम सारी, इकोनॉमिक्स की, ये तमाम सारी जो क्लासेस है वो प्रयास है हमारा कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, और आने वाले वीक के अंदर ही 3-4 विषय की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और हमारा उद्देश्य ये है कि आरएस प्री और पीएसआई, वैसे मैं तो मेंस वाला जो टॉपिक है वो भी कवर कर लूंगा, परंतु हमारा जो मेन मोटो है वो है कि आरएस प्री और पीएसआई जो जीके जीएस का पेपर है, जो कि आरएस प्री की तरह होता है, उसको पूरी तरीके से कवर करना, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूट्यूब पर सारी वीडियो प्रोवाइड करवाना, ताकि आप किताबों को पढ़कर, या फिर टेस्ट सीरीज जो है, हमारी टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए कोई दबाव नहीं है। परंतु हमारी टेस्ट सीरीज इसलिए भी ज्वाइन करनी चाहिए आपको, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है आप देखो 999, ठीक है, इतनी कम जो है आपकी टेस्ट सीरीज की जो है वो रेट है, 1500 रुपए में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। तो ये जो है वो, क्योंकि एक तो क्या है कि गुणवत्ता बहुत अच्छी है, दूसरी बात कि ये जो है वो बहुत ही कम मूल्य में जो है आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे थे, इसलिए ये भी ज्वाइन करनी चाहिए। हालांकि हम जो है फ्री इनिशिएटिव कौन कौन से ले रखे हैं उनके बारे में देखो कि टुवर्ड्स एजुकेशनल जस्टिस के लिए हमारे कौन कौन से प्रयास हो सकते हैं। तो वो पहला तो ये है कि सारे के सारे फ्री वीडियो मिलेंगे भैया आपको आरएस प्री और पीएसआई के, ठीक है। और जो है डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो आ रही है आपके पास में, डेली करंट अफेयर्स क्विज है वो भी डाली जा रही है, ठीक है। आरएस मेंस टॉपिक्स के न्यूज़पेपर है जो है वो हमारे तेज का जो आरएस मेंस का जो ग्रुप है उसके अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फ्री आंसर राइटिंग के लिए भी आरएस मेंस में ये, जैसे ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज है ना, वो फ्री आंसर राइटिंग के रूप में भी डेली 3 क्वेश्चन जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। आपको तो केवल किताबें पढ़नी और मेहनत करनी है, वीडियो देखो, सारी की सारी क्लासेस हम आपको प्रदान कर रहे हैं, और फिर किताबें पढ़ो और जम के लिखो, और आपस में दो दोस्त मिलकर उसको इवेल्यूट करो। हालांकि हमारे यहाँ पर जब इवोल्यूशन आप करोगे तो फिर जो है उसके लिए मेंस टेस्ट सीरीज जैसे ये जो प्राइस है, क्योंकि हर एक टेस्ट में जो है आपके सामने मेंटोर बैठता है, उससे वीडियो पे बात होती है, वो बताता है कि आपने इस आंसर में ये गलत लिखा था, ये सही लिखा था, आपको इस आंसर में इस तरीके से सुधार करना है। तो जो मेंटोर बैठता है उसका भी जीवन है, उसका भी जीवन चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं तो वो उसके लिए ही काम करता है। तो वहां पर जो है हमने कुछ कॉस्ट रखी हुई है जहां पर जो है इंस्टीट्यूट को दूसरों को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखोगे दूसरी भी और कई सारी स्टैटिक क्विज भी जो है हम डालने जा रहे हैं अभी, ठीक है। करंट अफेयर्स के वीडियोस जो है, चाहे पीआईबी न्यूज हो या फिर सुजस हो, इन तमाम सारी चीजों से रिलेटेड भी जो वीडियो है वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो वो तमाम सारे यूपीएससी आरपीएससी एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मंथली मैगजीन जो है वो भी हम देने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो पेड कोर्स है वो कौन कौन से हैं। कोई ज्यादा नहीं है, जैसे अगर इसमें 9000 है ना, तो इसके अंदर आप देखो कि जो फाउंडेशनल टेस्ट अलग से वीडियो डाला हुआ होगा, तो आप देखो कि हर एक दिन क्वेश्चन मिलेंगे, और जो है ये तो पीटी प्लस मेंस दोनों के हैं। आई थिंक पीटी के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मतलब पीटी और मेंस के रोजाना क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, रोजाना आपकी कॉपी चेक होगी, या मेंटोर बैठेगा आपसे बात करेगा, ठीक है। वीकली टेस्ट होंगे, जो है फुल एंड टेस्ट होंगे, उन तमाम सारे में केवल टेस्ट हमारे यहाँ पर ले दिया और किसी से भी चेक करवा लिया और आपको दे दिया, ऐसा हमारा जो है कभी कोई मोटिव नहीं रहा है। हमारे यहाँ पर पर्टिकुलर जो क्वालिफाइड जो टीचर होते हैं, जो अच्छे खासे 2-3-4 बार मेंस दिए हुए होते हैं, इंटरव्यू दिए हुए होते हैं, यूपीएससी आरपीएससी इंटरव्यू दिए होते हैं, उनसे कॉपियां चेक करवाई जाती है, और वो मेंटर के रूप में आपके सामने बैठते हैं, वो बताते हैं आपको कि ये कमियां रही। अच्छा, दूसरी जगह जैसे टेस्ट सीरीज जो होती है उनमें आपको मेंटोर नहीं दिया जाता है, तो हमारे यहाँ पर मेंटोर जो है वो भी आपको बैठ के हर एक चीज बताता है कि भैया ये सुधार किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो देखोगे हमारी प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज है
मात्र 1500 रुपए में है। आप पूरी पूरी RS प्री की जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मेंस में क्योंकि मेंटोर बैठता है, हर एक टेस्ट इवेल्युएट होता है, इसीलिए इसकी कॉस्ट 7000 रुपए रखी गई है। GS1 मॉड्यूल जो है उसकी 1500 रुपए कॉस्ट है। डेली आंसर राइटिंग अगर आप करना चाह रहे हो कि भैया मेंस के लिए हम तो डेली आंसर राइटिंग ये है, हालांकि इन कोर्स की डिटेल मुझे पता नहीं है, परंतु आप देख लेना कि डेली आंसर राइटिंग मात्र 900 रुपए में। PSI की नई टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, जिसमें क्या होगा कि आपके पास में रोजाना क्यूबिट आएगा। क्यूबिट का मतलब ये होता है कि आपके पास में रोजाना क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आज ही मैं देख रहा था कि 45 क्वेश्चन जो है आपके पास में आएंगे, जिसमें 20 जो है आपके हिंदी के होंगे और 20 जीके के होंगे। उनका रोजाना का शेड्यूल होगा। डे 1 जो है आपको क्या पढ़ना है, तो उनके बारे में जानकारी होगी कि भैया इस सिलेबस को आपको पढ़ना है। उससे पहले उसके कहाँ कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में सोर्स का वीडियो होगा। आपको गाइड किया जाएगा कि भैया कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें कितनी पढ़नी है। फिर आपको उसी का पेपर हर रोज शाम को 5 या 6 बजे दिया जाएगा। फिर उसका सोल्व करवाया जाएगा। फिर उसका वीडियो उसका जो है आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, वीकली जो है आपके टेस्ट में मेंटोर आपके सामने बैठेगा। तमाम सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। आप ईच कोर्स को एक बार वीडियो देख के आप परचेज कर सकते हो। तो ये जो है हमारी तेज के कुछ इनिशिएटिव है। स्पेशली देखो, हम जो ये एफर्ट कर रहे हैं, हम तो आपसे यही चाह रहे हैं कि कम से कम आप जो, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो आप इसको एक अगले बंदे, जो भी एस्पिरेंट है, जो भी कमजोर तबके से बिलोंग करता है, कम से कम उस तक ये वीडियो पहुंचा दे, ताकि उसकी पढ़ाई कम से कम इस नाम पे ना रुक पाए कि भैया हम जो है फाउंडेशन के लाखों रुपए नहीं दे पाते थे, इसीलिए जो है हम तैयारी नहीं कर पाए। ठीक है, मेरे साथ ये बीती हुई है, इसलिए मैं इस इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ हूं। तो आप क्या है कि ऐसे बच्चे के पास में, जिसके पास में सपने तो है परंतु संसाधन नहीं है, तो उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप जो है आप ऐसे लोगों तक अपने वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, मतलब ये शेयर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है कुछ इनिशिएटिव है, इनको आपको, अगर आपको पसंद आते हैं तो आपको इन्हें शेयर भी करना चाहिए। अच्छा, ये कुछ एक मेंस का क्वेश्चन भी है, और इसी जो है टॉपिक पर PT और मेंस के क्वेश्चन बाकी है। इस क्वेश्चन के बारे में भी आज कुछ ज्यादा भी समय हो गया है, तो कल कुछ और डिटेल में करेंगे। आप भी कुछ थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना कि संविधान जो है उसकी आलोचना क्यों की जाती है, क्यों इसको एक उधार का थैला कहा गया है। इसकी तो कई सारी डिस्कशन अपन ने कर ही ली है। 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी है, ये भी इसकी आलोचना की जाती है। इसमें गैर भारतीयता और भारतीय विरोधी जो तत्व है वो भी विद्यमान है कि भैया भारत के ही सारे के सारे थोड़ा आंदोलन तो विदेशों में कई जगह से इकट्ठा करके लाए हुए हैं। गांधीवाद से दूर है, गांधीवाद क्या कहता है, ठीक है, तो उसके बारे में है। महाकाय आकार का है, वकीलों का स्वर्ग है, इतना विस्तृत है, इतना ज्यादा जो है चीजें इसमें लिखी हुई है कि भैया ये जो है आप कर ही, मतलब इतना, मतलब वकीलों के लिए स्वर्ग इस रूप में कि इतना जटिल रूप से बनाया हुआ है कि वकील ही सुप्रीम कोर्ट में कभी सरकार को अटका सकते हैं, या फिर जो है सरकार को गाइड कर सकती है। ठीक है, तो ये वाली बातें हैं जो कि हमने संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ा है। आगामी जितने भी वीडियो मिलेंगे उनका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से संविधान की जो 50, 60, 70 जो भी क्लासें होती है उन सबको डिटेल में PT और मेंस को एक साथ कवर करते हुए, होलिस्टिक अप्रोच से, इंटरडिसिप्लिनरी, है ना, एक तो इंटरडिसिप्लिनरी होता है, एक इंट्रा डिसिप्लिनरी होता है। तो इस अप्रोच से जो है हम पूरे सिलेबस को एनालिटिकल अप्रोच से किस प्रकार से डील कर सके, किताबों से पढ़ने के लिए किस प्रकार से आपको प्रेरित कर सके, इसके लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। आपका काम ये होना चाहिए कि जो है आप वीडियो देखें और इसको जरूरतमंद तक पहुंचाएं। दूसरी बात, आप खुद की पढ़ाई जो है वो अच्छी दिशा में मोड़े। किसी भी नोट्स को उठा के पढ़ लेना और उसकी कॉपी करके और फिर एग्जाम देने चले जाना, इस वाले ढर्रे को छोड़ना पड़ेगा। आप जो है एग्जाम दे देकर बूढ़े नहीं होना चाहते मेरे ख्याल से, तो आपको किताबें पढ़ना चाहिए, और किताबों से ही पेपर बनता है, नोट से कभी पेपर नहीं बनता है। इस बात को गांठ देकर बांध लीजिए और इसी दिशा में ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर सकते हैं। धन्यवाद।